सुस्वागतम. रंगदेवता आणि नाट्यरसिकांना विनम्र अभिवादन करून सविनय सादर करीत आहोत. थिएटर माझ्यासाठी हे की आय एम एन आर्टिस्ट अँड आय यूज माय बॉडी अँड सोल टू टेल स्टोरीज थ्रू आर्ट. थिएटर में काम करते वक्त आपको कैसा लगता है? मज़ा आता है और कैसा. हम एंजॉय करते हैं. हाँ. तुम भी करके देखो एक बार. इट्स सच अ फन. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं. नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं. उड़ने खुलने में है, नखत हमें गेसू में नहीं. जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं. उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. Writing is like any other work. You have to build your craft. You have to work on it every day, on every word. You have to feel the impact of every word. In theatre, you read plays. You understand what the craft of writing is. Every playwright has worked on its craft, on its detailing. They write about flowers, they write about trees, they write about suns. They feel them. चलो 5, 4, 3, 2, 1. जीवन रंगमंच है मित्रों, तुम किरदार निभाते जाना. लिखी कहानी पहले से, तुम अभिनय करते जाना. सभी रसों का मिश्रण है जीवन सारा का सारा. रो लेना पर्दे के पीछे, पर सबको हंसाते जाना. प्रतिदिन होगी भेंट तुम्हारी अलग अलग किरदारों से. प्रेम से सबसे मिलना तुम, प्यार करते जाना. जीवन रंगमंच है मित्रों, किरदार निभाते जाना. विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है. वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी. हर साल दुनिया भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह किए जाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय समारंभ संदेश इस दिन का एक मुख्य आयोजन है. उसी अवसर पर किसी एक देश के कलाकार द्वारा विश्व रंगमंच दिवस के लिए एक आधिकारिक संदेश जारी किया जाता है. 1962 में फ्रांस के जीन कार्टन द्वारा पहली बार विश्व रंगमंच दिवस के लिए आधिकारिक संदेश जारी किया गया. वही भारत में 2002 में गिरीश कर्नाड द्वारा पहली बार विश्व रंगमंच दिवस के लिए एक आधिकारिक संदेश जारी किया गया, जिसे अलग अलग 50 भाषाओं में प्रेजेंट किया गया. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मन की बात दिलीप सिंह के साथ. आइए जानते हैं हमारे कुछ दोस्तों से उनके लिए थिएटर कितना मायने रखता है. तो चलिए. तो आपने थिएटर क्यों ज्वाइन किया? मैंने भी एक्टिंग सीखने के लिए ही थिएटर ज्वाइन किया है. और यहाँ पर आकर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली थिएटर इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, है ना. इसमें काफ़ी सारी चीज़ है. इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल. इट्स नॉट जस्ट डूइंग समथिंग ऑन द स्टेज, ऐसे बस कि स्टेज पे आकर कुछ कर दिया एंड ख़त्म. उतना नहीं होता है. ॲक्टिंग इज़ लाईक अ लाईफस्टाईल, उसको जीना पडता आहे. गावामध्ये नाटक कसं करतात? गावामध्ये मी खरं नाटक केलेलं नाही आहे, पण एकदा दोनदा केलेलं आहे. त्यामध्ये पण साधं म्हणजे एकतर डायलॉग रेकॉर्डेड असायचे, आम्ही नाही. आणि त्यात बंदुकीचा आवाज आला की एकदा केलं होतं गांधीजींचं, तेव्हा बंदूक झाली की फक्त करायचं बस, एवढंच. त्यामध्ये असं अभिनय काय नव्हतं की बाबा फॉलो करायचं. एखादा माणूस आपल्याला सांगतोय मंडळातला, ज्यांनी लहानपणापासून आपण इथं कसं आपण शिकतो की थिएटरमध्ये ऍक्टिंग शिकवलं जाते, रायटिंग शिकवलं जातं, तसं गावामधल्या नाटकामध्ये असं काही नसतं. ते लोक आपापलं बनवतात, आपापल्या त्यांच्या सगळ्या गोष्टी असतात. हो, गावातल्याच गोष्टी. जर का बाहेर जायचं असेल तर मग राष्ट्राच्या गोष्टी झाल्या, नॅशनल, की जसं आता गांधीजींचं मी बोललो त्यांच्यावरती झालं, किंवा काहीतरी असं कुठलं तरी हत्याकांड झालं त्याच्यावरती. म्हणजे क्रिएटिव्ह लेवलला जाऊन कुठून तरी शोधून काढणं, आपल्या काल्पनिक क्षेत्र हे आपलं, हां नाही काल्पनिकतेवरून काहीतरी निर्माण करणं, तसं काही नव्हतं.
हां, जे आधीपासून आहे, ज्या आधीच्या कथा आहेत, कहाण्या आहेत, त्याच्यावरून थोडंसं लिहिलं आणि केलं. हां, तसं होतं. नाटक म्हणजे आपण मूर्त्या हलवायच्या गणपती, ते होतं. मग ते फक्त एवढंच करणार. बरोबर. हां. तुला थिएटरमध्ये जास्त शिकायला काय आवडतं? मला सगळ्यात जास्त मी आत्ता जे केलं होतं ॲनिमल फ्लो, म्हणजे ॲनिमल फ्लो नाही म्हणता ना, पण मला माझ्या अंगाबरोबर खूप खेळायला आवडतं, की अंगाला धरून मला कुठल्या भावना कशा प्रकट करता येतील. म्हणजे ॲनिमल फ्लो म्हणजे ॲक्च्युली काय असतंय? ॲनिमल फ्लो हे की तुमचे वेगवेगळे जे प्राणी आहेत, जानवर आहेत आपली, तर त्यांचे ते चालतात कसे, पळतात कसे, तर त्यांचे जे फॉर्मेशन्स आहेत ते आहेत. तर मग त्याच्यामध्ये तुमचे किक येऊ शकतात तेव्हा ते, किंवा ते त्यांचं अंग कसं पण होऊ शकतं. कुठले काय काय प्राणी आहेत की कुठल्या पण अँगलला जाऊन हे करू शकतात. तर ते आपल्याला अचीव्ह करता आलं पाहिजे. आणि ते पण एका प्राण्याच्या फॉर्मेशनमधून ते दुसऱ्या प्राण्याच्या फॉर्मेशनमध्ये गेलं पाहिजे. पण याचा थिएटरमध्ये कसा वापर केला जातो? थिएटरमध्ये तुमचं गळ्यावरती पण जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करतो तेव्हा गळ्यावरती ताण येतो, तर तुमच्या कॉर्ड्सला पण मदत होती. व्हॉइस एक्सरसाइजेस होतात. तुमचा स्टॅमिना वाढल्यामुळे तुम्हाला जास्त वेळ सस्टेन करता येतं स्टेजवरती. आपल्याला नाटकं खूप मोठी असतात. आपको किस तरह के एक्ट ज़्यादा करने को पसंद है? मतलब या विलन या फिर हीरो या फिर साइड हीरो? हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, विलन साइड हीरो वगैरह कैरेक्टर होता है, उसको प्ले करो. मुझे जितने तरह के रोल मिलेंगे मैं कर लूँगी, क्योंकि एक रोल करने से एक उसमें ही रह जाते हैं. पण मला जास्त खलनायक करायला आवडतं. पण खऱ्या आयुष्यामध्ये तसं नाही आहे माझं काही. म्हणजे कोणाला असं बघून लगेच केलं, काढलं, हे मारलं, नाही, तसं नाही आहे. पर्सनल लगता है, जैसे मेरे पर्सनल है कि मुझे विलन बनना ज़्यादा पसंद है. तो आप बनिए. मैं बनता ही हूँ अपनी लाइफ में. तो आपका वैसा कोई पर्सनल है कुछ कि मतलब विलन ही बनना या फिर नहीं, स्टीरियोटाइप रोल्स नहीं करने हैं. अच्छा. हाँ, टाइप कास्टिंग नहीं होना है, टाइप मतलब जो भी मिले उसे ठीक से निभाना है. मतलब ऑफ कोर्स जो रोल मिलता है उसको अपने पूरे मतलब 100% दे के उसको निभाव. तर खलनायकाची भूमिका जी आहे ती अवघड असते नायकापेक्षा. कारण की खलनायकाला नायकापेक्षा उठून दिसायचं असतं आणि त्याला जास्तच प्रयत्न करावा लागतो, त्याला जास्त अभ्यास करावा लागतो, तेव्हा खलनायक कुठेतरी उठून दिसतो. हो, कारण जोपर्यंत खलनायक तेवढा हुशार होऊ शकत नाही, तोपर्यंत तो जो आपला हिरो आपण म्हणतो आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये नायक आहे, तो त्याच्या लेवलला जाऊ शकत नाही. मतलब एक थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक इंसान अलग अलग तरह की जिंदगी जी सकता है. कभी डॉक्टर खेल सकता है उस जिंदगी को, एक तरफ डॉक्टर, कभी पुलिसमैन, कभी एक औरत, कुछ भी बन सकता है. एक आदमी ही कुछ भी बन सकता है. मतलब उसके लिए उसको कुछ और नहीं करना पड़ेगा. एक आदमी ही औरत भी बन सकता है, एक औरत आदमी भी बन सकती है. सब चीज़ों के साथ खेलने का मौका मिलता है जो अपन को बचपन से खेलने के लिए मना किया जाता है. तो खेलने का एक मौका है, उसको खेलना चाहिए. आता ते असं आहे की प्रत्येक भूमिकेत ते वेगवेगळं असतं की किती आवाज कुठपर्यंत पाहिजे. ते एखाद्या भूमिकेचा खूप कमी ह्याच्यात ब्रीदमध्ये बोलतो तो, तर ते ब्रीदमध्ये बोललेलं ह्याला सुद्धा तसंच वाटलं पाहिजे. जो मागचा बसलेला आहे त्याला सुद्धा तो ब्रीद तेवढाच वाटला पाहिजे. मग तेवढा कंट्रोल करण्यासाठी रियाज लागतो, जो रियाज आपल्याला रोज करावा लागतो. आता माझ्याकडून तो रोज होत नाही, मी मान्य करतो ते, कारण कधी कधी होत नाही, कारण वेळ मिळत नाही तेवढा. पण मी ट्राय करतो की आठवड्यातून 5 दिवस तरी तो झालाच पाहिजे. आणि आत्ता कसं की आपल्याला रोज तेवढा वेळ मिळत नाही रियाज करायला, जेवढे जे आपले गायक आहेत ते करतात, कारण त्यांचं सगळं त्याच्यावरती. आणि मी एक म्हणजे ॲक्टर असल्यामुळं मला जेवढं करता येईल की माझा गळा साफ करता आला पाहिजे मला रोज. गळ्यामधून माझा आवाज जेवढा आहे त्याच्यामध्ये असं कुठलं चिरकण्याचा आवाज नाही आला पाहिजे किंवा बसलेला आवाज नाही आला पाहिजे, क्लिअर असला पाहिजे. एवढं फक्त हेतू ठेवून मी ती एक्सरसाइज करतो की बाबा आपल्याला एक, आता ॲक्टिंग करतोय आपण, रंगमंचावर आहे, तर त्यांना पूर्ण माझा एकूण एक शब्द कळला पाहिजे.
आपके पेरेंट्स के इसके बारे में क्या विचार है? आपने इस बार मतलब एक अलग फील्ड चूज़ किया है राइटिंग से। सच बोलूँ तो स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा था कि ये क्यों जा रहा है उधर, पर अब वो काफ़ी सपोर्टिव है क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर चेंजेस देखे इस फील्ड में जाने के बाद। मैथ्स साइंस में मैं एक अलग सा बच्चा था और आर्ट में आने के बाद मेरे में एक चेंज आया, खुद का एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी समझ में आया कि अपन क्या है ना, और क्या कर सकते हैं। तो ये जब अपन घर वालों को दिखाते तो घर वाले भी समझते कि हाँ जो कर रहा है करने दो उसको। थिएटर में आपको लगता है कि सिर्फ एक्टिंग इम्पोर्टेंट है? नहीं, थिएटर में तो वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक्टिंग नहीं। जैसे कि जो एक्टिंग को एनहांस करे, जैसे कि लाइट, सेट, डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह, बहुत सारी तो चीज़ें। आपको कभी लाइट, सेट, डिज़ाइनिंग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं? पर्सनली मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट एक्टिंग में ही आता है, तो मैं क्यों? मतलब ऐसा कि आप फिल्म में देखते हो ज़्यादा एक्टर को फेम मिलता है इसलिए तो नहीं? नहीं ब्रो, उसलिए नाही. आणि जेव्हा आपण रंगमंचावरती मी करतो अभिनय, तेव्हा मी जे काही मुवमेंट्स करल, जे काय हालचाली करल, जे काय मी डायलॉग बोलल, ते त्या त्या क्षणाला मला कळत जातं की अरे हे मी पोचवलंय, ह्याचा मला आनंद आला, हे मी नाही पोचू शकलो त्याचं मला दुःख झालं. एखाद्या वेळेस काय होतं, आपण रंगमंचावरती ऍक्ट करताना खूप काही गोष्टी चुकतो, मग तेव्हा तू काय करतोस? तेव्हा सुरुवातीला मला असं वाटायचं की अरे चुकलं, आता काय करू. पण तुम्ही जसं जसं त्या ह्याच्या क्षेत्रामध्ये आत आत जात राहता तेव्हा तुमचं असं होतं की चुकलं ना सोडून द्या. ते तुम्ही धरून बसले ना पुढचं अजून घाण होतं, पुढं तुम्हाला त्रास होणार. एक्ट में कोई एक कैरेक्टर आपको दिया जाता है, तो वो कैरेक्टर को आप अपने आप के अंदर कैसे डेवलप करते हैं, मतलब कैसे करते हो उसे, कैसे सिखाया जाता है आपको? हाँ, उसकी कुछ प्रोसीजर्स होती है, उसकी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है. जैसे कि वो कैरेक्टर को पढ़ना पड़ता है, उसकी एक बैक स्टोरी डेवलप करनी पड़ती है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना पड़ता है, को एक्टर्स के साथ कैसे हम अपनी बॉन्डिंग बनाएं या रिलेशन्स मेंटेन करें, मतलब कैरेक्टर के साथ. ओके, कैरेक्टर के हिसाब से. तर काय कसं असतं, कधी कधी माझं स्वतःचं जर का मी भूमिका मला एक मिळाली तर मी ते एक वाचल्यानंतर माझं सुरुवातीला असं व्हायचं, हे 3 वर्षाच्या आधी जे आता माझं शेवटचं वर्ष आहे, तर तेव्हा असं व्हायचं की जे मला येते ना मी ते पटकन अप्लाय करून टाकायचं. आणि मग ते असं व्हायचं की अरे आता ह्याच्यामध्ये बदल मला स्वतःला करताच येत नाहीयेत, अडकून जायचं. माणूस एका बॉक्स मध्ये अडकतो. म्हणून एक ऍक्टरला एका बॉक्स मध्ये अडकणं फार चुकीची गोष्ट आहे. आणि सुरुवातीला प्रत्येक मला वाटतं ऍक्टर तेच करतो की मी पहिल्यांदा ह्याच्यात ते पूर्ण करणार, मला पहिल्यांदा ह्याच्यात ती गोळी मारून टाकायची, पहिलाच निशाणा मारून टाकायची. पण तसं नसतं. आता असं माझं आहे की स्क्रॅच पासून स्टार्ट करायचं, 0 पासून आपण बेसिक पासून, तर ते मग 10 पर्यंत पोहोचतो. नाहीतर आपण आधीच 10 वरती जायला बघतो. थिएटर में आप क्या करना ज़्यादा पसंद करते हो, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन? आया तो मैं एक्टिंग के थ्रू था, पर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट राइटिंग और डायरेक्शन में भी बिल्ड होने लग गया. तो अभी पता नहीं कहाँ ले जाएगा रास्ता. जहाँ ले जाएगा चल देंगे. अच्छा, तो आप राइटिंग की स्किल और अच्छा करने के लिए आप क्या करते हो? मैं बाकी राइटर्स का क्राफ्ट देखता हूँ, उनको समझता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ, और फिर अपना उसके अंदर अपना कुछ डालता हूँ. तो इंस्पिरेशन लेके खुद का कुछ बनाना. आप एक्टिंग में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे क्या चीज़ें करती हो? मतलब जैसे रस होते हैं उनको परफॉर्म करती हूँ. कितने रस होते हैं? अरे 8-9. इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस होते हैं काफ़ी सारे, जो थिएटर गेम्स होते हैं, थिएटर एक्सरसाइजेस होते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली. और जैसे कि मतलब कौन सी प्रैक्टिस होती है? स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट्स की प्रैक्टिस होती है. उसके बाद वोकल एक्सरसाइजेस होते हैं, रेजोनेटर्स वगैरह होते हैं, जो सिखाया गया है हमको काफ़ी सारा, उसको हम डेवलप करते हैं प्रैक्टिस कर करके. राइटिंग में आपको कौन से जॉनर में ज़्यादा लिखना पसंद है? मेरे को थोड़ा ऐसे इंग्लिश में बोले तो एक्सिस्टेंशियल होता है, मतलब खुद को थोड़ा अंतर्ज्ञान करना. कि क्या अपन क्या है, अपन को अंतर्ज्ञानी बताना. हाँ, अंतर्ज्ञानी नहीं कह सकते हैं, वो थोड़ा गलत वर्ड होगा, पर अपने आप के ऊपर थोड़ा सोचना कि अपन क्यों हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं. अच्छा. तो वो ऐसे क्वेश्चंस जो रिवॉल्व करते हैं डे टू डे लाइफ में इंसान की, उन क्वेश्चंस के ऊपर मेरे को थोड़ा ढूंढना. तो आपने क्या ढूंढना मतलब अभी तक कि मतलब आप क्यों है ज़िंदगी में? हाँ, वही तो, इसीलिए तो वही मैं राइटिंग ये सब कर रहा हूँ, खुद को ढूंढने के लिए, खुद की खोज के लिए मैंने ये सब स्टार्ट किया. क्योंकि मेरे को एक तरह से एक टाइम पे बहुत भटकावा सा फील हो रहा था. तो इस चीज़ ने मेरे को खुद को खोजने का रास्ता ढूंढने का मौका दिया. मतलब अपने राइटिंग ने आपको बहुत हेल्प किया. हाँ, आपको एक अच्छा रास्ता मिल सके. हाँ, उसने मतलब मेरे को लेट आउट करने दी चीज़ें राइटिंग ने, जिससे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और क्यों ये चीज़ें कर रहा हूँ, उस चीज़ के पीछे का मोटिवेशन, थॉट और प्रोसेस क्या है, वो सब. पूरी तरीके से वो लाइफ को एक चारों तरफ
मतलब जितने भी डायरेक्शन से उस सारे डेवलप करती है, एक लाइफ को भी एक बेटर पर्सन बनाती है आपको आपकी लाइफ में। ये सारे जो कैरेक्टर्स वगैरह अपन प्ले करते हैं प्ले में कभी भी, तो उसमें उसके अंदर से हर एक कैरेक्टर आपको कुछ दे करके जाता है जब भी आप उसको प्ले करते हो। तो उसमें से वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए और उससे कुछ अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहिए। मतलब आपने जब से थिएटर ज्वाइन किया है, हाँ, तब से आपने अपने आप के अंदर क्या चेंजेस देखे ऐसे? मैंने पर्सनालिटी वाइज अपने आप को, मतलब अपनी आवाज़ को बदलते देखा है, अच्छा। अपने लुक्स को बदलते देखा है। पहले मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे एकदम बच्चों जैसे, अब देखो मेरे बाल देखो, यही सबसे बड़ा चेंज है। तो ऐसे कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस 3 साल में हुए हैं जिसने मेरे को एक अलग रूप दिया है और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। रंगमंच एक ऐसी अलग दुनिया है जहाँ एक इंसान अलग अलग किरदार निभा सकता है। कभी उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन सकता है, कभी उसे पुलिसमैन बनना है तो पुलिसमैन बन सकता है, कभी उसे विलन बनना है तो वो विलन भी बन सकता है। वहाँ पर लोगों के विचार, उनके अनुभव लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। इसीलिए रंगमंच हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। चलिए इसी के साथ मैं आपको यही छोड़े जा रहा हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। मित्रों, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ की वैश्विक संकल्पना से बने अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहलाने वाले वैश्विक भारतीय संस्कृति तथा मानवीय जीवन का दर्शन कराने वाले तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज के नाम से बने विश्व के सबसे विशाल शांति गुंबद का विश्वार्पण समारोह तथा श्रीमद् भगवत गीता की 1.25 लाख प्रतियां वितरित करने के कार्य का शुभारंभ दिनांक 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2022 विश्वराज बाग पुणे स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का ज्ञान का दालन तथा विश्व गुरु भारत निर्माण करने की ओर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम।